हाय एवरीवन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में हम लोग देख रहे थे। कार्बोकेटायन स्टार्ट करा था हमने। कार्बोकेटायन का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, जेनरेशन हम लोग कर रहे थे। उसमें से दो मेथड किए हुए थे, एक हेट्रोलाइटिक फिशन से कैसे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, और दूसरा हम लोग देखे थे प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। एक और कॉमन मेथड है कार्बोकेटायन जनरेट करने का, कार्बोकेटायंस हम लोग कर रहे थे। और वह है मेथड बाय प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन्स, या फिर रेयरली अल्काइंस भी हो सकते हैं कभी कभी। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन्स, अल्काइंस। जब हम लोग रिएजेंट पढ़ रहे थे ना, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, वहाँ डील किया था हमने कि सेम एटम के बीच यदि मल्टीपल बॉन्ड होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह का कोई सिस्टम है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। पाई की वजह से हम लोग कहते हैं कि इनमें पाई है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ऐसा। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। अब यदि इनका प्रोटोनेशन किया जाए, यदि इनका प्रोटोनेशन किया जाए, प्रोटोनेशन मीन जान रहे हम लोग H+, जो कहीं ना कहीं से आएगा, कोई एसिड वगैरह से या कहीं से भी आ सकता है H+, बेसिकली कोई एसिड सब्सटेंस से आएगा, तो इसे हम इलेक्ट्रॉन रिच कह रहे हैं या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ काम होगा वही न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का इंटरैक्शन। यदि यह इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसे हम न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसे इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। तो होगा क्या कि यह जो पाई का इलेक्ट्रॉन है या हाइड्रोजन की ओर जाएगा, या यूँ बोले कि इस पाई इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा, हाइड्रोजन को अपने में जोड़ा जाएगा, ऐसा। अब यहाँ बात है कि यह जो पाई इलेक्ट्रॉन है या तो दो कार्बन के बीच है, दो कार्बन के ही बीच है, मतलब दोनों एटम सेम ही है कार्बन, लेकिन फिर भी है तो दोनों कार्बन का। यह जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो है तो दोनों कार्बन का। तो यदि इस पाई को दिया जा रहा है H+ को, तो फिर यहाँ तो प्रश्न आएगा ना, ये कार्बन बोलेगा कि नहीं हम अपने पास H+ जोड़ेंगे, ये कार्बन बोलेगा नहीं हम अपने पास जोड़ेंगे। तो अभी तो हम लोग को सेम ही दिख रहा है, जैसा ही दिख रहा है वैसे ही दिख रहा है, तो कहीं भी जोड़ दे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसको जोड़ दोगे ये संतुष्ट रहेगा, इसको जोड़ोगे तो ये संतुष्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी जोड़ दो, कहीं भी जोड़ दो, कहीं भी जोड़ दिया जाए। जैसे मान लो यहाँ राइट साइड वाले कार्बन में जोड़ दें हम लोग, ऐसा, इस तरह से। तो मतलब यहाँ जो पाई था ना, अब जा करके यहाँ बना है सिग्मा, अब जा करके यहाँ बना है सिग्मा। हालांकि इस कार्बन पे अब थोड़ा सा ये आएगा, दिक्कत हुआ, इसको प्लस आएगा, क्योंकि अभी इस कार्बन का 4 बॉन्ड देख रहे हो, इसके लिए भी 4 बॉन्ड्स हैं। कार्बन का भी 4 ही है, 1 2 3 4, लेकिन इसका 3 हो गया तो यहाँ आ जाएगा प्लस। और कार्बन पे प्लस आने का मतलब हुआ कार्बोकेटायन। तो इस तरह से भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। बोलोगे इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्यों? आखिर यहाँ प्लस हाइड्रोजन पे था, कार्बन पे आ गया, तो प्लस कहीं ना कहीं तो गया ही ना, प्लस कहीं ना कहीं तो गया ही ना। तो क्या ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन का, क्यों हुआ ऐसे, क्यों पाई को डोनेट किया गया हाइड्रोजन को? तो बड़ा सिंपल सा जवाब है, इस स्टेप का जो ड्राइविंग फोर्स है वह है पाई का सिग्मा में बदलना, पाई का सिग्मा में बदलना। हम लोग जान रहे हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड जो होता है वह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है पाई के तुलना में। तो यहाँ जो है अभी जो बॉन्ड पाई है वो जाकर के यहाँ सिग्मा में बदल गया। दिस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन, ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस स्टेप। कि यह स्टेप क्यों हुआ, क्योंकि पाई बदल रहा था सिग्मा में, सिग्मा का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है पाई से, दैट्स। समझिए बात को। तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। सेम काम यहाँ भी हो सकता है, सेम काम यहाँ भी हो सकता है, ऐसे पाई जाएगा किसी के पास, तो बीच में तो डबल बॉन्ड बचा हुआ रहेगा, हाइड्रोजन मान लो यहाँ जोड़ दें तो इस पे प्लस आ जाएगा। अभी भी इसके पास एक पाई है, तो फर्दर हो सकता है, फर्दर हो सकता है, बाय द वे जोड़ोगे तो इस बार थोड़ा यहाँ जोड़ दें, ऐसा, तो एक प्लस यहाँ भी दिखेगा, एक प्लस यहाँ भी दिखेगा, ऐसा। तो कार्बोकेटायन का तो जनरेशन हुआ ही, कार्बोकेटायन का तो फॉर्मेशन होगा ही यहाँ, कार्बोकेटायन, ऐसा।
तो यह एक तरीका है कार्बोकेटायन बनाने का। हालांकि इसमें से एक डिफरेंट केस भी आने वाला है। जैसे मान के चलो हम कहें कि यदि इस तरह का कोई सिस्टम हो, कोई इस तरह का सिस्टम हो ऐसा, और इसमें हम H+ जोड़ें, तो इसमें H+ जोड़े तो नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। अब यहाँ देखोगे तो डबल बॉन्ड वाले जो 2 कार्बन है ना, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं हैं। डबल बॉन्ड वाले जो 2 कार्बन हैं वे दोनों आइडेंटिकल नहीं हैं। कार्बन नंबर 1 के बगल में कोई और कार्बन नहीं है, जबकि कार्बन नंबर 2 के बगल में कार्बन है। कार्बन नंबर 2 के बगल में कार्बन है, इधर कोई कार्बन नहीं है, तो ये तो दोनों अलग हो गए ना। तो फिर यहाँ दोनों के पास जुड़ने का पॉसिबिलिटी है इसका, दोनों के पास। मान लें यहाँ C1 पे जुड़ रहा है, यहाँ मान लें C2 पे जुड़ रहा है। तो जब यह C1 पे जुड़ेगा तो कहानी कुछ ऐसा होगा, ऐसा, प्लस यहाँ आएगा। और यदि यह C2 पे जुड़ता है जा करके इस तरह का, तो फिर प्लस यहाँ आएगा। 2 बात हुआ। अब यहाँ प्लस आ रहा है तो ये कार्बन तो 2 डिग्री हुआ ना, इसके अगल बगल 2 है तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना। लेकिन जब यह प्लस इस कार्बन पे है यहाँ पे, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना। मतलब यहाँ से अलग अलग डिग्री वाले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री। अब इसमें से कौन सा कार्बोकेटायन डोमिनेट करेगा, ये जब हम लोग कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को देखेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जानो कि यदि इस तरह का सिचुएशन है अल्कीन में, तो प्रोटोनेशन किसी भी कार्बन पे हो सकता है। रीजन इसका हम बताया कि चूंकि यहाँ जो पाई बॉन्ड है वह किसी एक कार्बन का पर्सनली नहीं है, 2 कार्बन के लिए है, तो यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है। और ऐसा करने से हम लोग देख रहे हैं कि रिजल्ट डिफरेंट्स आ रहे हैं। एक में प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा है तो दूसरे में सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है। अब ये कार्बोकेटायन में कौन डोमिनेट करेगा, किसका स्टेबिलिटी अधिक होगा, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, पूरी बात हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि क्या यहाँ है या नहीं है। तो अभी के आधार पर इतना सा बात याद रखोगे कि अल्कीन या अल्काइन का प्रोटोनेशन से भी जो है फॉर्मेशन होता है कार्बोकेटायन का, और आएगा ही, बड़ा कॉमन सा है। आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे ना हम लोग, बहुत कॉमन सा चीज़ है, दिखेगा वहाँ हमें। इसके अलावे यदि एक बेहतर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, एक बेहतर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो उस सिस्टम में, तो वहाँ भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो सकता है। When a good living group is present, जब एक बढ़िया लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे मान लो कि इस तरह का सिस्टम हो, CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, ऐसा, इसको हम लोग डाई एजोइथेन कह सकते हैं, नाइट्रोजन को एजो कहते हैं। तो यहाँ से भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो सकता है। कैसे? हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ नाइट्रोजन पे साफ साफ प्लस दिख रहा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। पहले बता चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल के जो 3 बादशाह हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मतलब कि ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, इनमें प्लस चार्ज होना थोड़ा दुर्लभ की बात होता है। तो वे नहीं चाहेंगे कि प्लस उन पे हो। इनके अलावे किसी पे प्लस आ जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनमें प्लस होना थोड़ा सा दुर्लभ की बात होता है। तो नाइट्रोजन पे प्लस है, ठीक है नहीं, यहाँ से करेगा क्या कि बगल वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को लेगा, और ऐसा करने पे CH3 CH2 बॉन्ड टूट गया, यहाँ कार्बन पे प्लस, और यहाँ से बाहर हो जाएगा दिस वन, ऐसा। लोन पेयर यहाँ एक था, अब इस पे भी आ जाएगा। अब इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से। तो पहला इसका बात हुआ कि ऐसा करने से पॉजिटिव चार्ज एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हट करके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आया। अभी पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे था, अब की बार किस पे आया, कार्बन पे आया। तो ऐसा करने से हम क्या बोले कि जब यह स्टेप हुआ, जब यहाँ से हम लोग इस बॉन्ड को तोड़ करके N2 को हटा रहे हैं, तो जो प्लस अभी नाइट्रोजन पे था वो कार्बन पे आया, और नाइट्रोजन पे प्लस से ज़्यादा बेहतर है कार्बन का प्लस। रीजन उसका, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन का कम।
पहला ड्राइविंग फोर्स कि पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नंबर 1। सेकेंड नंबर में फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी स्टेबल N2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ या वेरी स्टेबल N2 मॉलिक्यूल, एक बहुत ही स्टेबल N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से यह N2 देख रहे हो, बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है, ट्रिपल बॉन्ड है बीच में है। अब N2 मॉलिक्यूल हम लोग जानते हैं कि गैसियस प्रोडक्ट भी है, गैसियस। और याद रख लेना कि वैसा कोई भी प्रोसेस, खास करके ऑर्गेनिक का किसी रिएक्शन में कोई गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है तो हाईली फेवरेबल होते हैं ऐसे रिएक्शन इंट्रोपी के वजह से। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होगे, ऐसा एक इक्वेशन आप डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और यह कहता है कि यदि डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, इंक्रीज करेगा, तो ऐसे प्रोसेस हाईली फेवरेबल होते हैं। तो यहाँ N2 एक गैसियस प्रोडक्ट है, हम लोग जानते हैं कि गैस का एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसा करने से हाईली फेवरेबल होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी स्टेबल N2 मॉलिक्यूल। तीसरा वजह दे सकते हैं इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ेगा यहाँ से गैसियस प्रोडक्ट के चलते। इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गैसियस N2 मॉलिक्यूल, ऐसा। तो इस तरह के रिएक्शन से कार्बोकेटायन का बनना जो है ना बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। इससे भी ज़्यादा कॉमन यदि समझ लो यहाँ CH3 CH2 Cl है, तो यहाँ Cl हट करके कार्बोकेटायन बने, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कार्बोकेटायन बनने का यहाँ 3 वजह से। ये 3 वजह, और ये तीनों में से एक आध वजह ही यहाँ है, तीनों नहीं है। पहला वजह यहाँ बता दिए, पॉजिटिव शिफ्ट कर गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। दूसरा, एक बहुत ही स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ N2 मॉलिक्यूल। और तीसरा, चूंकि N2 एक गैसियस प्रोडक्ट है तो उस केस में एंट्रोपी सिस्टम का बढ़ेगा और थर्मोडायनेमिकली यह प्रोसेस काफ़ी फेवरेबल होगा। समझ गए? तो ये 3 वजह हुए यहाँ से ऐसा करने का। तो कार्बोकेटायन का जनरेशन जो है हम लोग इस तरह से करते हैं। ये 4 तरीका बताए। नंबर 1 में क्या था? इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन, पोलर सॉल्वेंट यदि है तो। नंबर 2, अल्कोहल का प्रोटोनेशन के बाद डिहाइड्रेशन वहाँ से। नंबर 3, अल्कीन या अल्काइन का प्रोटोनेशन। और नंबर 4, यदि एक बेहतर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो। इस सारे पॉइंट को आप नोट करोगे, नोट्स में ये नहीं है, बार बार कह रहे हैं कि नोट्स में लिमिटेड लिखा गया है, वीडियोज़ में काफ़ी एक्सप्लेन किया जा रहा है इन चीज़ों को। ये बहुत काम देंगे जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फेस करोगे वहाँ। इसी तरह से मान लो कि कोई ऐसा सिस्टम है, ज़रा ध्यान से देखोगे, कोई ऐसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है मान लो कोई, इस तरह का कोई सिस्टम है यहाँ। तो ऐसे केस में भी जो है, ऐसे केस में भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन या जेनरेशन जनरली हो सकता है। वजह यहाँ भी वही होगा कि यदि इस सिस्टम को हम बाहर करें यहाँ से, यदि इस सिस्टम को बाहर करें यहाँ से,
तो यहाँ तो आ जाएगा प्लस और ई हो जाएगा ऐसा माइनस, और ई जो है एक स्टेबल स्पीसीज हो जाएगा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से। तो कहने का मतलब यहाँ भी बात वही है कि गुड लिविंग ग्रुप, बढ़िया लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप कहने का मतलब हुआ कि जो ग्रुप हट करके ज़्यादा स्टेबल होंगे, जो ग्रुप हटने के बाद स्टेबलाइज होंगे, उन्हें हम कहते हैं गुड लिविंग ग्रुप। इसमें से एक होता है मेसिटाइल क्लोराइड, मेसिटाइल क्लोराइड, इस तरह का सिस्टम CH3 या फिर मेसिटाइल ग्रुप और टोसाइल ग्रुप होते हैं ऐसे केस में। खैर आगे आएगा चैप्टर्स में तो देखेंगे उनको, तो अभी बस इतना सा बात को याद रख लेना है। अब हम लोग आते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? सबसे पहला बात कि कार्बोकेटायन अनस्टेबल क्यों है, व्हाई इट इज अनस्टेबल, तब ना हम लोग को समझ में आएगा। अब कोई व्यक्ति परेशान है, तुम उसके परेशानी को दूर करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले तुम्हें जानना होगा कि वह व्यक्ति परेशान क्यों है, वह व्यक्ति परेशान क्यों है, वजह क्या है, वो जानने का प्रयास करोगे। तो ऐसे ही यदि हम लोग कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो पहला काम हम लोग का बनता है कि ये जाने कि कार्बोकेटायन अनस्टेबल क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जाने कि कार्बोकेटायन अनस्टेबल क्यों है। तो देखते हैं क्या वजह है कार्बोकेटायन के अनस्टेबिलिटी का। तो देखोगे तो दो वजह सामने आएगा और दोनों का एक ही मतलब निकलेगा। पहला वजह है इसका चार्ज, किसी भी स्पीसीज पे चार्ज होना ठीक बात नहीं होता है उसके लिए। और दूसरा वजह है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना वैलेंस शेल में, इनकम्प्लीट ऑक्टेट 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर 2 इधर 2 इधर। तो पॉजिटिव चार्ज, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और दोनों का रिजल्ट एक ही है कि पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि ऑक्टेट पूरा नहीं है। ऑक्टेट पूरा नहीं मतलब अभी जरूरी नहीं है कि ऑक्टेट नहीं पूरा होने से प्लस चार्ज आ ही जाता है, वो जरूरी नहीं है, यहाँ है। ये दोनों को कोरिलेट किया जा सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज का एक वजह हम लोग ऐसे कह रहे थे कि कार्बन का अपना वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ 3 है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 इधर है, अपना इलेक्ट्रॉन 3 है, वैलेंस से 1 कम है। चार्ज का वजह क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इज लेस देन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसा। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो दिख ही रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 वजह हुआ कार्बोकेटायन के अनस्टेबिलिटी का, इसके परेशानी का। और इलाज दोनों का सेम है, इलाज दोनों का सेम है कि इलेक्ट्रॉन मिले, इसको इलेक्ट्रॉन गेन करे, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला हो। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन कम है वैलेंस से वो भी पूरा हो जाएगा, और जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है वो भी पूरा हो जाएगा। तो बीमारी एक जैसे हैं, एक ही नहीं है, एक जैसे हैं, लेकिन एक जैसे बीमारी इलाज उनका सेम हो रहा है। कहने का मतलब समझ रहे हो ना कि कार्बोकेटायन में यहाँ 2 डिफेक्ट है, एक चार्ज का होना, दूसरा इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना। चार्ज होने का वजह इसमें बता रहे हैं कि वैलेंस से 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब 8 से कम है, 6 ही है। तो दोनों का इलाज तो एक ही ना हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन करे या इलेक्ट्रॉन इसको कोई दे। तो इलेक्ट्रॉन जब इससे मिलेगा तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो रहा था वो भी दूर हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, और जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट था वो भी पूरा हो जाएगा। तो सेम बात हुआ। तो अब इसे हम लोग ऐसे समझ लें सिंपल सी भाषा में कि यदि यह कार्बोकेटायन है, ऐसा 2 केस इसमें हम लोग कंसीडर करने वाले हैं, तो फिर पहला प्रश्न आता है यहाँ कि कार्बोकेटायन में इस कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो
और इससे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप का चर्चा हम लोग किए हुए हैं और भी करेंगे, अभी इस पे देखेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल कि यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और यह अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन यदि मिलेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नेचर के चलते, और यदि इसे इलेक्ट्रॉन मिलता है तो फिर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा या हट ही जाएगा और फिर वह स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ कहानी उल्टा है कि यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा तो एक तो ये कार्बन पहले से परेशान है इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से, और फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप ही आया। मतलब एक तो आदमी खुद परेशान है कर्ज से, और फिर घर में कुछ वैसा काम हो रहा है जिसमें और खर्च बढ़ रहा है। तो पहले से आदमी परेशान है कर्ज की वजह से, और फिर कुछ वैसा होगा कि खर्च बढ़ रहा है, परेशानी और बढ़ेगा ना। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले से कम है और फिर एक वैसा चीज़ जुड़ गया जो और उसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ज़्यादा तकलीफ में होगा कार्बोकेटायन। तो साफ सा मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलाइजेज द कार्बोकेटायन by dispersing the पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा, पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करके, पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करके। डिस्पर्स मैंने छितराना, छितर बितर करना, कम करना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दर्द को बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप destabilizes द कार्बोकेटायन बाय इंटेंसिफाइंग, बढ़ा देगा, बाय इंटेंसिफाइंग द नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा वो। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज किया, पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करके। इन वर्ड्स को पकड़ोगे, डिस्पर्सिंग मतलब कम करना, इंटेंसिफाइंग मतलब बढ़ा देना, इंक्रीज कर देगा, इंटेंसिफाई कर देगा। तो पॉजिटिव चार्ज हटना है ना, पॉजिटिव चार्ज कम होना है तभी तो स्टेबल होगा। तो पॉजिटिव चार्ज कम करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन देके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो और बढ़ाएगा पॉजिटिव चार्ज को। तो बस इतना सा बात को अब याद रख लेना है कि यदि कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो स्टेबिलिटी घटेगा उसका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पर बहुत कहानी है जो हम लोग थोड़ा बहुत देख चुके हैं रेजोनेंस वगैरह में पीछे, इंडक्टिव में ऐसा। तो यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इन्हीं दो नेचर को तो समझना है, फिर कार्बोकेटायन तो समझ में आ ही जाना है। ये दो आधार पे, इंडक्टिव, रेजोनेंस, एक हाइपर कॉन्जुगेशन भी ले लेते हैं, ये तीन IRH, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, या मेसोमेरिक भी कह सकते हैं। रेजोनेंस को हम लोग मेसोमेरिक कहते हैं ऐसे। तो ये तीन फैक्टर के आधार पे हम लोग ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तीन फैक्टर के आधार पे ऐसा। अभी सिंपल सा हम लोग अल्काइल कार्बोकेटायन लेकर के चले, सिंपल सा अभी अल्काइल कार्बोकेटायन लेके चले हम लोग। अल्काइल कार्बोकेटायन, तो अल्काइल कार्बोकेटायन में सबसे पहला मिथाइल, इसके बाद यहाँ कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप ले आ जाए, हाइड्रोजन को हटा करके, एक और हाइड्रोजन को हटा करके एक और अल्काइल ग्रुप, और लास्ट में इन सब को हटा करके। तो इसे मिथाइल कार्बोकेटायन कहेंगे। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसा। अब इस R का कहानी हम लोग जानते हैं, इस R का कहानी हम लोग जानते हैं कि यह जो R होता है वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है दो वजह से। पहला वजह प्लस I, दूसरा वजह प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में प्लस माइनस भी होता है, हम लोग डील नहीं किए थे, होता है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइड्रोजन का हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसका इंडक्टिव इफेक्ट एकदम कम होता है, सबसे कम लिस्ट। मतलब यह इलेक्ट्रॉन देगा, बहुत रेयर चांस होता है, देगा कि हमने कोई लेगा ज़बरदस्ती तो अपने देने का इसके पास औकात है ही नहीं, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है,
बिना मतलब का वो भी लगा चुका है यहाँ। तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट जो है काफ़ी लेस होता है। और दूसरा वजह इसका ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो एकमात्र इलेक्ट्रॉन होता है इसके लिए खुद s ऑर्बिटल का होता है, और वैसे इलेक्ट्रॉन को 1s से दूर करना, अपने न्यूक्लियस से आगे भगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हाइड्रोजन का जो है इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कम है इलेक्ट्रॉन लेने देने के मामले में। तो यदि इस हिसाब पे सीधा सीधी हम लोग देखें तो यहाँ कार्बन के अगल बगल में इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स कोई नहीं है। यहाँ एक आया, यहाँ 2 अल्काइल हैं तो दोनों तरफ से आया, यहाँ 3 अल्काइल हैं तो तीनों तरफ से आया, ऐसे। तो उस हिसाब से देखोगे तो जो टर्शियरी कार्बोकेटायन है उसमें उस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के अगल बगल 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा तो यहाँ ना है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज जल्दी डिस्पर्स करेगा, जल्दी से हटेगा। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी था जल्दी से ख़त्म होगा। यहाँ 2 ही है, थोड़ा समय लगेगा इसके तुलना में, यहाँ थोड़ा और लगेगा, यहाँ तो समय ही लगेगा, कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इस हिसाब से टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल, फॉलोड बाई सेकेंडरी, फॉलोड बाई प्राइमरी एंड देन दिस मिथाइल कार्बोकेटायन। अभी इसे हम केवल इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे समझ रहे हैं कि अल्काइल का यदि इंडक्टिव इफेक्ट है तो वह अपना इलेक्ट्रॉन देगा। जितना ज़्यादा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होगा उसके अगल बगल उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वह डोनेट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज उतना जल्दी घटेगा और स्टेबिलिटी उतना आसानी से बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। अब किसी किसी के मन में चल रहा होगा कि ई कार्बन को तो यहाँ हम लोग यदि समझेंगे वैलेंसी पूरा करने के लिए तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो 2 चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा क्या? अरे नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है इंडक्टिव से, और इंडक्टिव में कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थोड़ा ना करता है, बस इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करता है। मतलब कार्बन को यहाँ 2 या 1 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, बस इसके रीजन में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और उसके चलते पॉजिटिव चार्ज इसका धीरे धीरे कम होते जाएगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज हटेगा नहीं, कम होते जाएगा। हटता है तब जब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन कोई ट्रांसफ़र करता है इसको। यहाँ कोई ट्रांसफ़र करने वाला नहीं है, बस थोड़ा सा खिसकाने वाला है, दे करके 2-4 दिन के लिए दे दिया कि लो रखो, तुमको भी महसूस होगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास कमी नहीं है। समझ रहे हो बात को ना? कि जैसे मान लो कि तुम्हारे घर बाइक नहीं है सपोज, लेकिन काम पड़ रहा है कहीं आने जाने का, अब बगल घर वाला तुमको बाइक दे दिया कि रखो 2-4 दिन, जब तक है काम तब तक चलाओ। तो बाइक दिया है भाई तुमको काम चलाने के लिए, तुम दे थोड़े दिया, मतलब हमेशा के लिए तुम्हें नहीं ना कर दिया है। तो तुम्हारे पास जो कमी था बाइक का क्या हमेशा के लिए दूर हो गया? नहीं, कुछ समय के लिए कम हुआ कुछ समय के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो ऐसा नहीं सोचना कि 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो बढ़ जाएगा फिर 1, ऐसा नहीं। बाकी का डिस्कशन जो है हम लोग आगे के लेक्चर से कंटिन्यू रखेंगे इसे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।